Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of Spot Test 10 held on 26th of March 2025. Let's start our discussion. We start from the first question. The first question is the position time graph for two students A and B returning from the school to their homes are shown in figure. दे रखा है यहाँ पे X और T का ग्राफ. तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है, तो पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर ये स्लोप मिले, स्लोप ऑफ XT ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएशन दे रखा है पोजीशन का टाइम के साथ में, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड द वेलोसिटी, ऐसा हम लोग जानते हैं. और अगर यहाँ पे देखें कि तो स्लोप ऑफ B ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो B ज़्यादा इंक्लाइंड है A से, तो सिंस स्लोप ऑफ B इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, अगर स्लोप B का A से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स स्पीड ऑफ B ग्रेटर देन होगा स्पीड ऑफ A से. तो एक ऑप्शन तो दिखा, अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो B ट्रेवल्स फास्टर देन A, तो E करेक्ट होगा. जहाँ पे E होगा वो ऑप्शन होगा. तो ऑप्शन देखो यहाँ पे सेकंड तो गलत हो गया, बाकी रेस्ट में E दिख रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं X और T के ग्राफ की बात करें तो देखो यहाँ किसी गिवन टाइम में ये X दे रखा है और ये दे रखा है B का वैल्यू, ये है XA का वैल्यू और ये है XB का वैल्यू. अगर हम लोग ग्राफ से बात करें तो इस ग्राफ में दिख रहा है हम लोगों को कि जो XB है वो ग्रेटर देन है XA से, यानी XA लेस देन है XB से. तो इट मीन्स A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे B का डिस्टेंस ज़्यादा है X से. तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक ये करेक्ट होगा, एक ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट यहाँ पे और चेक कर लेते हैं. B टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, बिकॉज यहाँ पे स्पीड उसका ज़्यादा है B का A से, तो B जो है वो लेसर टाइम लेगा टू रीच द होम. तो ये भी ऑप्शन हो गया करेक्ट. तो जहाँ पे ACE होगा वही ऑप्शन दिखेगा, तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. In the figure, a very large plane sheet of positive charges is shown. P1 and P2 are the 2 points at a distance L by 2 and L from the charge distribution. If sigma is the surface charge density, then magnitude of electric field E1 and E2 at P1, P2 respectively are. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये दे रखा है आपको कि प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है. तो किसी भी पॉइंट पे प्लेन चार्ज डेंसिटी, ये देखिए किसी शीट की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा यहाँ के डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि पोटेंशियल डिपेंड करता है. ये बात ध्यान देना है. तो यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और जबकि अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, इसी पॉइंट पे लिख सकते हैं आप माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. पोटेंशियल पोजीशन डिपेंडेंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ. तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन, तो यहाँ पे दे रखा है P1 P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ऑप्शन विल बी 4. Now next question, question number 138. A particle is moving in a circular path of radius A under the action of an attractive potential U is equal to minus K by R square. Its total energy is. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिख रहे हैं U इज इक्वल टू माइनस का K बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको कंजर्वेटिव फोर्स का नीचे लिखते हैं माइनस का DU बाई DR, ऐसा हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे F इक्वल टू लिखे माइनस D बाई DR और ये वैल्यू पुट कर दिए माइनस का K बाई R स्क्वायर. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो एक फोर्स चाहिए, वही फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. फिर वहाँ से एक्सप्रेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया F इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये K लिखे और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 इंटू आर की पावर माइनस 2 माइनस 1, जिसको आप लिखेंगे माइनस 2K डिवाइडेड बाई R क्यूब. रिमेंबर फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ये नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होगा. तो इसके हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो विल बी इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाई R क्यूब, और यही इसको प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा. तो देखिए यहाँ से R अगर कट हो गया तो फिर इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए
mv² डिवाइडेड बाई 2 लिखे, 2 से नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 2k डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज k बाई आर स्क्वायर, और यही बन गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी, जो कि ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके सॉल्व किए तो k बाई आर स्क्वायर आया। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको आप लिख सकते हैं k बाई आर स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एक यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो उसको आप लिखेंगे k बाई आर स्क्वायर, वैल्यू कितना आ गया 0, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, if the two metals A and B are exposed to radiation of wavelength 500 nanometer, the work function of a metals A and B are 3.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस तभी पॉसिबल होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा हो जाए उसके वर्क फंक्शन से, उस गिवन मेटल के वर्क फंक्शन से इंसिडेंट रेडिएशन का अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो तभी वहाँ पे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी पता कर लें, एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन E विल बी इक्वल टू SC बाई लैम्डा, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने की इसकी वैल्यूज को लिखते हैं हम लोग 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, यहाँ पे मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, तो ये एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई, चूंकि नैनोमीटर में दे रखा है 500, तो उसको कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉम में, तो ये आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम, ये एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आया 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी आया आपके पास 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखो गिवन वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम है, चूंकि यहाँ पे 3.64 है और 2.98 है, तो ये लेस देन हो गया वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल A एंड वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल B से। तो इसका मतलब है कि A और B मेटल के द्वारा आप कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, तो बोथ मेटल्स A एंड B विल नॉट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 140, द फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ पाई बाई ओमेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SHM के कंडीशन की बात किया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन की देखिए, फर्स्ट वाले में x इक्वल टू 2 को ले लिए कॉमन, तो ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। रिमेंबर यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये इंडिविजुअल SHM को शो कर रहा है कि क्या इसको हम लोग उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है SHM का, दैट इज x इक्वल टू a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा हम लोग जानते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SHM, बिकॉज SHM इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। तो जो हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसका यहाँ पे कितना टाइम पीरियड होगा 2। तो क्या करें, यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो 1/√2 कॉमन ले लिए √2 को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 1/√2 ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अभी वही एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 1/√2 कहाँ से लेकर आए, तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट देखिए 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों के बीच में एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 90 लिखें तो cos 90 टर्म 0, तो इसलिए 1 + 1 का स्क्वायर √2, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन लिखे। तो ये वैल्यू मिला हम लोग को 2√2। क्या इसको हम लोग 45 के टर्म में लिख सकते हैं कॉस में, चूंकि यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे हैं साइन A प्लस बी या कॉस A प्लस बी या साइन A माइनस बी या कॉस A माइनस बी। अभी हम लोग को यहाँ पे मिला ये कॉस ऑफ π/4 प्लस इसको लिखे कॉस ऑफ ओमेगा टी, और 1/√2 को अब फिर लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4। ऐसा लिखने का पर्पस ताकि साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B का फॉर्मूला लगा सके। तो ये आ गया 2√2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिला हम लोगों को SHM की कंडीशन के लिए, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज x को डिफरेंशिएट करने पे साइन का कॉस आएगा, फिर कॉस का माइनस साइन आएगा। यानी कि SHM के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, जो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, लेकिन
टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो t इक्वल टू 2π/ω, तो यहाँ पे चाप पूछ रहा है π/ω किसका होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग 4 वाले के पास चलते हैं। 4 वाले में अगर देखें तो इंडिविजुअल ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और एसएचएम शो करेगा, इंडिविजुअल ये भी पीरियोडिक एसएचएम शो करेगा, ये भी शो करेगा। लेकिन अगर हम किसी कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो ये कंबाइंड फॉर्म में पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इंडिविजुअल ये एसएचएम करता हुआ पार्टिकल कंबाइंड फॉर्म में सुपरपोजिशन होने के बाद एसएचएम को शो नहीं करता। अभी जस्ट आपको यहाँ पे रिवाइज करा है कि एसएचएम के लिए ये एसएचएम जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन का, ना कि सुपरपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो ये भी एसएचएम की कंडीशन को शो नहीं करेगा, तो हम लोग टाइम पीरियड नहीं पता करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर टर्म आ गया, तो ये भी सिंगल इस फॉर्मेट में नहीं ला सकते, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे सेकंड वाला। रीजन क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड जब बात करेंगे तो ये दिखेगा आपको 2π/ω और ओमेगा यहाँ पे दे रखा है 2ω, तो इसकी वैल्यू आ गया π/ω जो कि यहाँ पे पूछ रहा है। और दूसरी बात कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन फंक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस के टर्म में ये कन्वर्ट होगा, और जो कंडीशन को फुलफिल कराएगा a-x, तो यानी ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। तो यहाँ पे assertion देखिए क्या देखा, photodiodes are preferably operated in reverse bias condition for light intensity measurement। ये बात सही है, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों डेटा जो दे रखा है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। अगर फोटोडायोड की बात करें तो फोटोडायोड ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, एन को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में। और ये बेस्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, असर्शन तो करेक्ट है। रीजन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस बिफोर ब्रेक डाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करें आई और वी के बीच में, तो ये शो करता है फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि ये शो करता है रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी रीजन भी करेक्ट है। लेकिन क्या ये रीजन इसको यहाँ पे बता रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन विल बी बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Option will be second. Next. 142 question number. The height of any point P above the surface of Earth is equal to the twice of the diameter of Earth. The value of acceleration due to gravity at point P will be g by x, where x is given, where g is the acceleration due to gravity of the surface of Earth. यानी यहाँ पे देखो क्या देखा, अगर ये surface of Earth है, यहाँ पे इससे किसी हाइट पे, ये h हाइट पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जबकि सरफेस पे यहाँ पे लिख रहे हैं g, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग g डैश, जबकि यही h बराबर है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ के, जिसका रेडियस यहाँ पे r है। अगर ये रेडियस r है तो यहाँ से इसके पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, ये रेडियस r के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और किसी हाइट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखे तो ये हो जाएगा gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे gm डिवाइडेड बाई r प्लस h है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर का होल स्क्वायर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, तो gm यहाँ पे लिखेंगे 2, तो r प्लस 2 इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 5r। तो g डैश विल बी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2r 5r, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 ऑफ r स्क्वायर, और gm बाई r स्क्वायर पहले से दे रखा सरफेस का वैल्यू डिवाइडेड बाई 25 अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यहाँ पे g बाई x पूछा गया, तो g बाई x को कंपेयर किए तो x का वैल्यू आ गया 25, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 143 question number. A coil is placed in a magnetic field B as shown in below. A current is induced in a coil because B is,
देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडे इंडक्शन लॉ से बात करें तो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। यानी कि यहाँ पे अगर फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स चेंज होने का रीजन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो, उनके दोनों बीच का एंगल चेंज हो। अभी यहाँ पे हम लोगों से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की बात करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मीन, और इससे पहले यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, ये निगेटिव साइन डिफाइन करता है लेंज लॉ को। लेंज लॉ बोलता ही क्या है कि जिस वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस रीजन का ये अपोज करता है, यही कहलाता है लेंज लॉ। अभी देखिए यहाँ पे इंड्यूस करंट कॉइल में जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से राइट हैंड लेते हैं, सारी फिंगर को कर्ल करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनटू द प्लेन, कहाँ पे, इस कॉइल में। और अभी हम लोग को दे रखा है इंड्यूस करंट, तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो गलत हो रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करें आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद द टाइम, अगर हम लोग आउटवर्ड लें, आउटवर्ड आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कॉइल में करंट कैसा फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज, तभी यहाँ पे इसके सेंटर पे मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, क्योंकि आपने कर्ल करके देख लिया। लेकिन उसको अगर आपने डिक्रीज करा दिया तो यहाँ पे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट उसी डायरेक्शन में जाके इसको इंक्रीज कराएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही दिखा हम लोग को 3, जिसमें आउटवर्ड होगा और साथ साथ में इंक्रीजिंग विद टाइम, तभी यहाँ पे लेंज लॉ अप्लाई करके हम लोग बता सकते हैं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (144) question number. Following figure shows two process A and B for a gas. If delta Q and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases and delta U and delta UB are changes in internal energy respectively, then देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये ऑलवेज एक पॉइंट फंक्शन होता है, इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन की वजह से ये डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, यानी पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट ए के लिए और फाइनल पॉइंट ए के लिए वही है जो बी के लिए है, तो इसका मतलब डेल्टा यू ए इक्वल होगा डेल्टा यू बी के। तो या तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया तो ऑप्शन फोर्थ होगा, सेकंड एंड थर्ड तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट फंक्शन है तो यहाँ पे ए और बी के लिए डेल्टा यू सेम हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन डब्ल्यू के बराबर, ये दोनों के लिए सेम है। और वर्क डन हम लोग जानते हैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के ग्राफ की बात करें तो ये वर्क डन बताता है ऑलवेज एरिया अंडर, इसको फिर से लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये मिलेगा आपको एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये बताता है वर्क डन, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो यहाँ पे देखते हैं ए वाले के लिए देखो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है यहाँ से रेदर देन बी वाले से, तो अगर ए के लिए एरिया ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा, तो यहाँ पे इसके द्वारा हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, दोनों के लिए सेम। तो डेल्टा जो क्यू ए है एरिया ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा क्यू बी से ग्रेटर देन होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, (145) question number. A current of 32 ampere exists in a wire of cross sectional area of 4 mm square with a drift velocity of 2 × 10⁻⁴ meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of a wire is x. Find x. तो देखिए सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे किसी भी कैरिंग कंडक्टर में जो करंट होता है I इक्वल टू लिखते हैं हम लोग NeAVD, और पूछ रहा है आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इक्वल टू हो जाएगा I डिवाइडेड बाई, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, देखिए I डिवाइडेड बाई E इंटू A इंटू VD, सारी वैल्यूज आपको दे रखा है। ये दे रखा है आपको 32 एम्पियर डिवाइडेड बाई E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 इंटू एरिया आपको दे रखा है 4 mm का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻⁻6, बिकॉज 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, तो इसको -6 से लिख लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, और साथ साथ में यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व किए तो सॉल्व करके रिजल्ट आया आपके पास 2.5 इंटू 10⁻29, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 146. A hollow sphere and a hollow cylinder of identical radii approach and incline with same linear velocity see figure. Both roll without slipping. देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया rolling without slipping. It means v बराबर r omega valid. All throughout the two climb maximum height. मैक्सिमम हाइट तभी पॉसिबल होगा जब ये बॉल रोल करता हुआ यहाँ पे जाके रुक जाए. ये देखिए यहाँ पे आके ये रुक जाए, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0, तभी यहाँ पे जो हाइट मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट. ठीक है. देन रेशियो ऑफ एच स्फीयर इज गिवन, और एच सिलेंडर का रेशियो क्या होगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल प्लस ऑफ यू फाइनल. इनिशियल में ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, अगर इसको रेफरेंस माने तो यू इनिशियल हो गया 0 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ये रोल करता हुआ जाए तो इसके पास टू टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी होगा, एक तो ट्रांसलेशनल होगा, दूसरा इसके पास रोटेशनल होगा. दैट इज हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस रेफरेंस ग्राउंड माने तो पोटेंशियल जी 0, और फाइनल ये जाके यहाँ पे रुक गया तो ये वेलोसिटी हो गया 0, और फाइनल में ये आपको मिलेगा mgh के बराबर. पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लेते हैं. सिंस यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि स्लिप कर रहा है या सॉरी रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ये तभी पॉसिबल होगा जब v बराबर r ओमेगा वैलिड हो, और i को हम लोग जानते हैं यहाँ पे m k स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. यानी जनरलाइज फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i की जगह पे mk स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लिया यहाँ पे mgh के बराबर. तो देखिए यहाँ से m कट हो गया, और यहाँ से क्या v स्क्वायर बाई, देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g टाइम्स ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिए हम, ये वी स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ जाएगा के स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे g को यहाँ ट्रांसफर कर दिए. अब देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है. क्या करें, बोल रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है. अगर हॉलो स्फीयर के लिए बात करें तो i इक्वल टू होता है m ऑफ के स्क्वायर, और हॉलो के लिए होता है 2/3 ऑफ m r स्क्वायर विल बी इक्वल टू m ऑफ के स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का एक वैल्यू मिला 2/3. ये आ गया किसके लिए हम लोग बात की, हॉलो स्फीयर के लिए. अगर हॉलो सिलेंडर के लिए बात करें तो हॉलो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो i इक्वल टू, पहले इसको लिख लिया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में. हॉलो सिलेंडर जस्ट इक्वलेंट टू यहाँ पे रिंग होता है, तो इसको क्या लिखेंगे m r स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो आ गया यहाँ पे 1. ये हम लोग लिख रहे हैं हॉलो सिलेंडर के लिए, ये लिखे हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए. तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं. तो देखिए अब यहाँ पे रेशियो देख लेते हैं, चूंकि वी स्क्वायर बाई 2g यहाँ पे बोल रखा है थ्रू आउट द सेम है, तो ये कट हो जाएगा. तो एक्सप्रेशन आपके पास आ गया h. पहला यहाँ पे पूछा गया है स्फीयर है तो स्फीयर लिखे, डिवाइडेड बाई एच ऑफ, यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है तो सिलेंडर लिख लिए, विल बी इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया 2/3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किए तो ये 1 + 1 आ गया. तो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 5/3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2, तो वैल्यू आ गया 5/6. 5/6, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट 147 question number. The susceptibility of a ferromagnetic material is 499. The permeability of a material in Weber per ampere meter is, जबकि permeability of free space दे रखा है. तो देखिए हम लोग जानते हैं कि relative permeability mu r will be equal to 1 plus chi m, जहाँ पे chi m है magnetic susceptibility जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 499. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 500. और ये भी हम लोग जानते हैं absolute permeability और relative permeability के टर्म में अगर हम लोग लिखे permeability of a medium तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर, जहाँ पे म्यू नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसका वैल्यू फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और म्यू आर का वैल्यू अभी जस्ट आपने पता किया तो ये हो गया 500. तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴. तो ऑप्शन विल बी सेकेंड, सॉरी ऑप्शन विल बी थर्ड. नेक्स्ट 148 question number. A raindrop with radius r is equal to 0.3 mm falls from a cloud at a height h is equal to 3000 meter above the ground. Assume that the drop is spherical throughout its fall. Then the terminal speed attained by the raindrop.
देखिए और जहाँ पे दे रखा है डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है आपको 1.3, जी का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर दे रखा है। ये भी जस्ट एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ। जानते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी वीटी विल बी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा, जहाँ पे नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो यहाँ पे दे रखा है, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है बॉडी का, जो कि है आपके पास क्या है यहाँ पे रेन ड्रॉप, और जबकि यहाँ पे मीडियम के लिए दे रखा है आपको एयर। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, ये आ गया 2/9। रेडियस यहाँ पे दे रखा है आपको 0.3 mm, तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन भी है, और रो यहाँ पे देखिए दे रखा है, चूंकि यहाँ पे रेन ड्रॉप है तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 माइनस, जबकि यहाँ पे दूसरा मीडियम दे रखा है एयर जिसका डेंसिटी है 1.3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको सॉल्व करने पे आते हैं 9.948 का वैल्यू, जिसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, (149) question number. An alternating voltage source V is equal to 200 sin 314t is connected across a pure inductor of 25 millihenry inductive reactance in the circuit. देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन को V is equal to इधर रखा V0 sin ऑफ ओमेगा t, कंपेयर करने पे यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया जो कि दे रखा है 314 के बराबर। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 314 के बराबर। तो पूछ रहा आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो होता है एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू है 314 इंटू एल आपको दे रखा 25 मिली हेनरी, तो 10⁻³ लिख लिए। सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आ गया आपके पास 7.85 ओम के बराबर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (150) question number. If the RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius is 483 meter per second, find the RMS speed of hydrogen molecules at 27 degrees Celsius। यानी टेम्परेचर को सेम रखा गया। जानते हैं हम लोग जो RMS स्पीड का फार्मूला होता है VRMS विल बी इक्वल टू √3RT बाई कैपिटल M, जहाँ पे कैपिटल M इज द मोलर मास, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेम रखा गया, तो जो VRMS है ये प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/√m मोलर मास के। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या V1/V2 विल बी इक्वल टू √m2/m1। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में दे रखा है RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि V1 को एज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो दे रखा है 483 डिवाइडेड बाई V2 लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, विल बी इक्वल टू √। अब M2 अगर V2 लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसका वैल्यू कितना होता है 32, तो ये 1/16, तो ये आ गया आपके पास 4 के बराबर। यानी V2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 483 इंटू 4 के बराबर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1932 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। Next question, question number 151. Using screw gauge of pitch 0.2 cm and 80 divisions on its circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो लीस्ट काउंट पहले पता कर लेते हैं। स्क्रू गेज का क्या होगा, तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू फार्मूला पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ CSD। पिच आपको दे रखा है आपको 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न है 80 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.0025 सेंटीमीटर। अब देखिए यह है आपके पास लीस्ट काउंट। पता करना है कि यहाँ पे जो रीडिंग आप मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा जो रीडिंग होगा वो मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट काउंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रीडिंग के लिए तो ये होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लीस्ट काउंट का। तो रीडिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको ये 3.190, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.0025 से,
तो ये वैल्यू आ गया 1276, जो कि यहाँ पे ये मल्टीपल में है, तो यही ऑप्शन आपका बनेगा। बाकी रेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ऑप्शन विल बी 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है, दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टीज बेस्ड है। तो पहला दे रखा है ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद हो, फार्मूला के साथ में यहाँ पे ग्राफ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे यह टेम्परेचर और वाई एक्सिस में दे रखा है आपको ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड है, तो ऐसा आपने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया ऐसा। यहाँ पे एक टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर TC, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी शो करता है फेरो को, और जबकि बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर यही फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे ही टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी दोनों का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक डेटाबेस क्वेश्चन ये पार्ट है, तो ये एकदम करेक्ट है। डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए ये वीकली डीमैग्नेटाइज सब्सटेंस होता है, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 153 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट, बताना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये नैंड गेट और यहाँ पे ये दे रखा है आपको नॉर गेट, लेकिन दोनों के लिए इनपुट कैसा है, सेम। और जैसे ही दोनों गेट के लिए अगर इनपुट सेम होता है तो ये दोनों बिहेव करते हैं एज ए इन्वर्जन गेट यानी नॉट गेट। तो इसका यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दैट इज A बार, उसका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा B बार। जबकि अगर हम लोग Y के लिए बात करें तो Y का जो एक्सप्रेशन होगा Y विल बी इक्वल टू A बार इनपुट और प्लस B बार इनपुट का होल बार, चूंकि ये भी नॉर गेट है। और अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम पर अप्लाई किए, जो भी इनपुट है तो उसका बार, और यहाँ पे जो भी इनपुट है उसका बार, और यहाँ पे और कन्वर्ट होता है एंड में। और जब किसी सिग्नल का डबल बार होता है तो वो बिकम सिंगल। तो ये आ गया A डॉट B एक्सप्रेशन दिखा एंड गेट का, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 154 question number, a body of mass 3 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continues to move in a original direction but with 1/3 of its original speed. What is the mass of the second body? पूछा गया क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पे एक सिचुएशन बना लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m1, स्पीड u1 से जा रहा है। एक दूसरे बॉडी जिसका मास है m2 जो कि रेस्ट पे है, इससे कोलाइड किया इलास्टिकली, वैल्यू 1। आफ्टर कोलिजन इसी बॉडी m1 का जो स्पीड है वो इनिशियल v1 इक्वल टू इनिशियल वैल्यू का 1/3 है, और जबकि यहाँ पे बॉडी m2 ये अपनी स्पीड v2 से चला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ कर रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, जबकि दे रखा है सिचुएशन में फर्स्ट बॉडी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें ये है बिफोर ये आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में अगर v1 के एक्सप्रेशन को लिख लें तो सारी कंडीशन को फुल कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होता है उसका एक फार्मूला दैट इज m1e माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और NLR न्यूटन्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। ये आ गया आपके पास u1 प्लस 1 प्लस e टाइम्स ऑफ m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये वैल्यू तो हो गया 0 बिकॉज u2 है 0। यहाँ पे देखिए v1 के बारे में दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 हो गया, तो ये वैल्यू पुट कर दिए। m1 लिखे माइनस e का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इलास्टिक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखे m1 ऑफ प्लस ऑफ m2 इंटू ऑफ u1 लिख लिए। u1 से u1 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास m1 प्लस ऑफ m2 विल बी इक्वल टू 3m1 माइनस ऑफ 3m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया आपके पास 4 ऑफ m2, इसको इधर ले आया तो ये बचा आपके पास 2m1। तो m2 जो वैल्यू आ गया वो आ गया m1 डिवाइडेड बाई 2, और m1 आपको दे रखा है मास 3 kg, तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1.5 kg, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 155 question number, if an electron is moving in a nth orbit of a hydrogen atom then its velocity vn for the nth orbit
इज गिवन एज, ये भी एक जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्पीड बात करें तो v इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 137 इंटू जेड बाई एन, जहाँ पे z यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और n यहाँ पे ऑर्बिट, तो यानी कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई n के, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन नंबर, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स विद, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑसिलेशन की बात किया तो इसका मतलब EMW के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को हम लोग लिख सकते हैं वेव के टर्म में, दैट इज v इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक प्रोपेगेटिंग यानी ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन, जहाँ पे y हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते थे पहले, उसी डिस्प्लेसमेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एनर्जी की बात कर रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी जिसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ये होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई की जगह पे आ गया ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट, उससे पहले यहाँ पे निगेटिव साइन, तो ये बताता है डायरेक्शन को निगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे और वैल्यू को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाए तो ये आ गया ई नॉट स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे ओमेगा क्या है इसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपको एक्सप्रेशन, यहाँ पे आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन में, और हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर फंक्शन में, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, जानते हैं हम लोग कॉस ऑफ 2 थीटा होता है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को साइनोसॉइडल की हेल्प ले लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या इसी एक्सप्रेशन को हम लोग हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2, अकॉर्डिंग टू वो वाले कॉन्सेप्ट की वो यूज़ कर लिए। अगर यहाँ पे देखो फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, यू ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1/2 का फंक्शन ऐसे लिखे 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यह आ गया कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स लिख सकते हैं, 2 जो बाहर था इससे मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अब दिख रहा है डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे अगर इनिशियल में EMW का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा था, तो अब एनर्जी की जब बात करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, चूंकि इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे 2 ओमेगा आ गया, तो ऑप्शन विल बी 3। (157) क्वेश्चन नंबर, फिगर A, B, C एंड D शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, तो द इम्पल्स इज हाईएस्ट पूछ रहा है आपसे क्या होगा, और इम्पल्स के लिए हम लोग जानते हैं, इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू F इंटू डी टी विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे किसी भी माइन्यूट टाइम में अगर लार्ज अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट किया जाए तो वही बनाता है इम्पल्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और जब भी कभी ग्राफ दे रखा हो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो ग्राफ के टर्म में दे रखा है उसका एरिया। तो इसका मतलब है कि अगर इन चारों क्वेश्चन, इन चारों पार्ट में हम लोग बात करें तो इन चारों पार्ट में इम्पल्स मैक्सिमम उसी का होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। जरा यहाँ पे इसके एरिया की बात करें तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट दे रखा है 0.75, तो ये आ गया 0.75, और इसकी अगर बात कर रहे हैं तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस है यहाँ पे 2 इंटू हाइट आ गया 0.9, तो ये आ गया 0.9। अगर इसके एरिया की बात करें तो यहाँ पे L इंटू बी, चूँकि यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म में दे रखा तो ये L इंटू बी, तो 0.5 इंटू 1 ये आ गया 0.5 आ गया, तो अभी इन दोनों में सबसे कम तो यही दिख रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एरिया जब लिखेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी, तो ये हो गया 4 इंटू 0.5, तो ये आ गया 2 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इन सब में मैक्सिमम यहाँ पे दिखा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 158 क्वेश्चन नंबर,
An electric bulb of 600 watt at 120 volt is used in a circuit having a 220 volt supply. Calculate the resistance R to be connected in series with the bulb so that the power delivered by the bulb is 600 watt. यानी यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ये एक बल्ब है, इसी के सीरीज में एक रजिस्टर को आपने कनेक्ट किया और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में सप्लाई दे रखा है आपको 220 वोल्ट प्लस माइनस, ये दे रखा है V इक्वल टू 220 वोल्ट। जबकि ये बल्ब है तो बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल यहाँ पे V1 लिख लेते हैं, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल यहाँ V2 और इसका पावर दे रखा है बल्ब का, दैट इज 600 वाट और ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो अप्लाइड वोल्टेज होता है V मस्ट बी इक्वल टू दोनों के सम के बराबर। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये दे रखा है आपको 220 वोल्ट और V1 आपको दे रखा है, यानी कि पावर जो दे रखा है 120 वोल्ट, पावर यहाँ पे 600 वाट और उसी के अबाउट यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है आपको 120 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू लिख लिए 120 प्लस ऑफ V2, तो यानी कि रजिस्टर के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा टोटल का, उसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गया, दैट इज 100 वोल्ट के बराबर। जैसे 100 वोल्ट मिल गया तो पूछा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो क्या इसी V2 को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R। अगर करंट मिल जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग को मिल गया, करंट का वैल्यू मिल गया तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो करंट के वैल्यू को कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बल्ब का पावर दे रखा है तो पावर P बराबर लिख सकते हैं V इंटू आई, पावर यहाँ पे है 600, इसके अबाउट वोल्टेज दे रखा है 120 इंटू आई लिखे तो करंट का वैल्यू आ गया आपके पास 5 एम्पियर और ये सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 5। तो ये आर का वैल्यू आ गया आपके पास 20 ओम के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 159 question number 48 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 2 ohm. The percentage of the total current which passes through the galvanometer पूछा गया आपसे। तो आप जानते हैं शंट के केस में फार्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट हम लोग, S इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। क्या करें यहाँ पे S इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई, यहाँ से आई जी ले लेते हैं कॉमन, ये मिला आपको आई बाई आई जी -1, आई जी से आई जी कट हो गया, तो क्या यहाँ से आई बाई आई जी लिखे विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ गया जी बाई एस प्लस 1, दैट इज ट्रांसफर कर दिए तो ये आ गया आपके पास जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। तो क्या यहाँ से हम लोग रिवर्ट कर लेते हैं, आई जी बाई आई लिखें तो ये आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस प्लस जी के बराबर। इसका परसेंटेज पूछ रहा आपसे, तो परसेंटेज ऑफ आई जी डिवाइडेड बाई आई टोटल करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा वो लिखे, तो S डिवाइडेड बाई S प्लस जी इंटू क्या लिख लिया 100। S का वैल्यू आपको दे रखा है, शंटेड का वैल्यू है 2, यहाँ पे लिखे 2, G का वैल्यू है 48 इंटू यहाँ पे लिख लिए 100, ये हो गया आपके पास 50, ये 2 इंटू ये हो गया 50 इंटू 2 तो 2, दैट इज आ गया आपके पास 4%, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 160 question number. An organ pipe 60 cm long is open at both ends. The speed of sound in air is 336 meter per second. The frequency of the second harmonic is 80 into x hertz. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम लोग यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ ओ विल बी इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 2LO, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, इसमें इवन और सम मिलेगा। LO रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन को, FO रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन को। ये वैल्यू आपसे पूछा कि क्या होगा 80 के टर्म में, तो हम लोग यहाँ पे देखो लिख लिए इसको FO, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स दे रखा है सेकंड, तो यहाँ पे 2 लिखे, इसका वैल्यू आ गया 336 डिवाइडेड बाई 2 इंटू LO का वैल्यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर, इसको 10 टू द पावर -2 लिखे, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 560 हर्ट्ज के बराबर, जिसको कन्वर्ट करना हम लोग को 80 के टर्म में, तो 80 इंटू 7 लिखे, तब ये वैल्यू आ गया आपके पास 560 हर्ट्ज के बराबर। FO कंपेयर किए यहाँ पे 80 इंटू एक्स से, तो x का वैल्यू आ गया 7, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 161
Question number, when electric field vectors of a light are completely removed by using a good polaroid and allowed to incident on the surface of a prism at Brewster's angle, choose the correct option given below. देखिए यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहा है, तो अगर इसको हम लोग अगर ऐसे यहाँ पे बात करें तो एक स्लैब ले लेते हैं। यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रीज़न यहाँ पे क्या होता है। अगर ये यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराए अनपोलराइज्ड लाइट को, लेकिन ब्रेविस्टर्स एंगल पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रेविस्टर एंगल के बराबर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट और ये होता है रिफ्रैक्टेड लाइट। ये अगर ये इसका प्लेन, ये इसका प्रोपगेशन का प्लेन है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, यानी ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा प्रोपगेशन के, ऐसा हम लोग जानते हैं। और जबकि ये रिफ्रैक्टेड होता है, ये पार्शियली पोलराइज होता है, यानी कि ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये कंप्लीटली पोलराइज ना होकर इसका कुछ कंपोनेंट इधर भी मौजूद होगा। और अच्छा, ब्रेविस्टर एंगल्स पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे 90 डिग्री। इतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और हम लोग जानते हैं जब भी लाइट या ईएम वेव की बात करें तो ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो डोमिनेट करता है ओवर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट में जो कंपोनेंट मिलता है वो मिलता है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं E0, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया बाय यूजिंग गुड पोलराइड। अगर इसको रिमूव कर दिए तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिटेड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखेगा, नो रिफ्लेक्शन एंड देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, A nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 1:27. The ratio of their nuclear size will be। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के टर्म में बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व, तो P1 विल बी इक्वल टू P2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यानी M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2 के बराबर। तो क्या यहाँ से हम लोग V2 बाई V1 विल बी इक्वल टू लिख सकते हैं M1 बाई M2 के बराबर, और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो क्या इसी मास को हम लोग लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब, या R1 क्यूब और R2 क्यूब। और V2 बाई V1 देखिए यहाँ पे दे रखा है देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो 1:27। तो क्या इसको 20:1 विल बी इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब, दैट इज विल बी इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। तो यहाँ से 27 को क्या 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू 3:1। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। पहले यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को पहले बना लेते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे सन किसी एक फोकस पे, यहाँ पे ये सन और ये प्लैनेट है। ये देखिए, ये प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है स्पीड v से। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सन एंड प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे r, यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा। पहला यहाँ पे, बाकी रेस्ट बात कर रहे हैं। द क्यूब ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखिए यहाँ पे क्यूब की बात किया, कैप्लस लॉ में हम जाते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आर क्यूब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो जहाँ पे ए होगा वो आंसर नहीं, तो 1 और 4th ऑप्शन तो गलत हो गया। बचा अब आपके पास सेकंड एंड थर्ड में, चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन की तरफ। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बी जब करेक्ट हुआ तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डायरेक्ट अब आप टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन विल बी सेकंड। लेकिन रेस्ट और चेक कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। ये भी हम लोग जानते हैं। जब यहाँ पे एफ जी की बात करेंगे तो ये विल बी इक्वल टू होगा जी
mm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द सन, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। ये भी करेक्ट है यहाँ पे, तो C भी करेक्ट हो गया। D की बात है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (164) question number. In normal adjustment for a refracting telescope, the distance between objective and eyepiece is 80 centimeter. यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस FO प्लस FE का सम दे रखा है 80 सेंटीमीटर। आगे चले, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 15। यानी अगर हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये दे रखा है, ये रेशियो होता है FO बाई FE का, जो दे रखा है आपको 15। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं FO विल बी इक्वल टू 15 ऑफ FE, यहाँ पुट कर दिए। FO की जगह पे 15 ऑफ FE प्लस ऑफ FE विल बी इक्वल टू 80, तो FE विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे ही FE 5 आया तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये FO का वैल्यू आ गया 15 इंटू 5 दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो पूछा है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ का, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (165) क्वेश्चन नंबर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मून सिस्टम लाइज। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी ऑफ मास की तरफ। और अगर मून और सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो मून और अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, नॉट सन, मून और अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो अर्थ का मास मून के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द अर्थ, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। (166) क्वेश्चन नंबर, when a dielectric slab is inserted between the plates of one of the two identical capacitors shown in the figure, then match the following। देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे इसको और एलाबोरेट करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट बना। देखिए यहाँ पे दे रखा है दो कैपेसिटर, ऐसा दोनों आइडेंटिकल हैं। पहले हम लोग बिफोर इंसर्टिंग ऑफ स्लैब की बात कर रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल, तो मान लेते हैं ये भी C0 है, ये भी C0 है, इसका प्लस माइनस यहाँ पे V। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसके अबाउट जो चार्ज C इक्विवेलेंट के पहले बात करें तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C0/2, ये भी जान गए हम लोग। चार्ज की बात, तो चार्ज विल बी सेम, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q अगर इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, तो चार्ज ऑन A विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन B विल बी, चूँकि दोनों सीरीज में है, विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो दैट इज हो जाएगा C इंटू V/2। तो यहाँ पे शुरू में बात आ गया चार्ज की। अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिए बी वाले में, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया गया ऐसा। यहाँ पे अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया जिसका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये था B, ये है A। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया तो यहाँ पे अगर इसको शुरू में ये प्लस और ये माइनस अभी V लिख रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो अब आप लिखेंगे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगा तो कैपेसिटेंस यहाँ पे बदल जाएगा, इसलिए इसको C1 C2 लिख लिए। फर्स्ट केस में ये दे रखा है C0, सेकंड केस में यही वैल्यू बदल के हो जाएगा KC0, यहाँ पे लिखेंगे आप C0 प्लस K ऑफ C0। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया तो वो आपको मिला K डिवाइडेड बाई K प्लस 1 ऑफ C0 के बराबर। यानी देखो अगर यहाँ पे K की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये ऑलवेज इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अगर K का वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ा होता है, सिंस K ग्रेटर देन 1 होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है या फिर 1 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लिया, लेट मान लेते हैं K का वैल्यू 2 के बराबर है। जैसे K का वैल्यू 2 के बराबर लिए तो बता सकते हैं C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ 2/3 ऑफ C0, यानी कि कैपेसिटेंस जो पहले आपके पास C0/2 था अब वो 2C0/3 हो गया। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हो गया आपके पास 0.5 है, जबकि यहाँ पे बात करें तो ये 0.66 समथिंग है, तो 0.64 समथिंग है। तो यहाँ पे अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, अभी भी दोनों सीरीज में है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज करने की वजह से जो चार्ज फ्लो करेगा नाउ आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो QA डैश इज इक्वल टू QB डैश, क्योंकि अभी भी सीरीज में है, लेकिन
अब ये जो वैल्यू हो जाएगा उसको आप लिखेंगे 2/3 ऑफ C0 इंटू वी। तो चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज। तो ए और डी का ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। तो अगर हम लोग देखें ए और डी का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है फर्स्ट, ए और डी का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है फर्स्ट, यानी ऑप्शन या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अभी हम लोग इतना समझ लिए। तो ए का भी होना चाहिए ऐसा और डी का भी होना चाहिए ऐसा। अब बात आ रही है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो हम लोग ये भी जानते हैं सीरीज में जब कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखिए इसको क्या अलग से लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कैपेसिटर ले लिए सीरीज में, इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी सोर्स से जिसका पोटेंशियल मान लेते V है। तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस V2। जो ये C1 है ये C2 है। जानते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे जान गए हम लोग कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। यानी V1 की बात करें तो V1 हो जाएगा आपके पास C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ऑफ V। और अगर हम लोग V2 की बात करें तो ये लिखेंगे C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ऑफ V। यहाँ पे ये हो गया पोटेंशियल डिवीजन रूल की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल अगर हम लोग ए में लिख रहे हैं तो कैपेसिटेंस C2 का लिखना होगा, पोटेंशियल ए का लिख रहे हैं तो कैपेसिटेंस C2 का लिखना होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 का जब लिखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया तो KC0, जबकि यहाँ पे था ये KC0 प्लस C0 इंटू वी के बराबर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू अगर फिर हम लोग यहाँ पे K की वैल्यू 2 लेकर पुट करें तो ये आ जाएगा 2/3 ऑफ V। ये हम लोग बात किए V1, यानी V1 हम लोग A के लिए बात किए। तो ये हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ A के लिए। यानी पोटेंशियल ऑफ A की बात करें तो पहले A का पोटेंशियल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कितना था, V0/2, चूंकि दोनों आइडेंटिकल थे। लेकिन अब कितना आ गया, 2/3V। यानी A का पोटेंशियल तो इंक्रीज कर गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A इंक्रीजेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे B वाले की भी बात करें तो B का भी ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ पे B का सेकंड दे रखा है तो ये भी हो गया गलत। तो B का हो गया यहाँ पे A का इंक्रीज कर गया, तो ऑप्शन विल बी 3। ऐसे आप सिमिलरली यहाँ पे V2 को भी चेक कर सकते हैं। देखिए V2 को भी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अब B के अबाउट V2 मतलब B को ले लिख रहे हैं, V2 का मतलब ये हम लोग B के लिए लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसको लिखना है C1 को, तो ये C0 है, और जबकि यहाँ पे ये क्या बनेगा, C0 प्लस KC0 इंटू V के बराबर। K की वैल्यू को फिर आप यहाँ पे लेंगे तो ये मिलेगा आपको V डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये डिक्रीज कर गया, पहले था V/2 अब हो गया V/3। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा 3। Next question number 167. A uniform wire Young's modulus 8 into 10^11 Newton per meter square is subjected to a longitudinal tensile stress of 8 into 10^7 Newton per meter square. If the overall volume change in the wire is 0.01%, the fractional decrease in the radius of the wire is close to. देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे इस डेटा को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। यंग्स मॉडुलस का जो यहाँ पे वैल्यू 8 दे रखा है, ये होना चाहिए यहाँ पे 4 के बराबर। अगर ये वैल्यू आप लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जानते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन लिखे। तो यहाँ से देखिए स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा L बाई L विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 8 इंटू 10⁻7 दे रखा है, और जबकि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का 8 ना लेकर यहाँ पे हम लोग 4 ले रहे हैं, 4 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा L बाई L का वैल्यू। पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ओवरऑल वॉल्यूम चेंज इन द वायर दे रखा है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द वायर की बात करें तो वॉल्यूम चूंकि यहाँ पे शेप इसका सिलेंड्रिकल मानते हैं तो πr² इंटू L। तो V का वैल्यू आ गया आपके पास πr² L के बराबर। फ्रैक्शनल चेंज की बात करें इन वॉल्यूम तो ये लिखना हम लोग जानते हैं, जब भी यहाँ पे पावर होता है तो पावर हमेशा बाहर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई R लिखे, प्लस साइन, चूंकि एरर ऑलवेज पॉजिटिव नेचर, और हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनली लिख रहे हैं
तो ये वैल्यू आ गया आपके पास डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई हम लोग यहाँ से पहले पता कर लिए। और वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है 0.01% के बराबर, तो 0.01% है तो 100 से डिवाइड किए, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल को पहले पता कर लिया 2 × 10⁻⁻⁴ के बराबर। फिर देखिए क्या इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴, इसको इधर ट्रांसफर कर लिए तो -2 × 10⁻⁴ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ से डेल्टा आर बाई आर का एक वैल्यू मिला, डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2 × 10⁻⁻⁴, बिकॉज यहाँ 1 में -2 के तो -1 बचा, ये 2 को नीचे डिवाइड कर लिए। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 0.5 × 10⁻⁻⁴, जिसको लिख सकते हैं -5 × 10⁻⁻5। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है कि द फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछा है, तो डिक्रीज का मतलब ही होता है नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए फ्रैक्शनल डिक्रीज तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज विल बी इक्वल टू 5, डिक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 5 × 10⁻⁻5, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। With a monochromatic light, the fringe width obtained in a Young's double slit experiment is 0.3 cm. The whole setup is immersed in water of a refractive index 4/3. Then the new fringe width. देखिए fringe width की बात करें तो बीटा will be equal to लैम्डा टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी, जहाँ पे डी स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे एयर की बात करें, अब आ गया यहाँ पे मीडियम, तो बीटा ऑफ मीडियम, मीडियम जो भी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी पुट करेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ मीडियम लिखना होगा डी डिवाइडेड बाई डी। सिंस हम लोग जानते हैं कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो म्यू ऑफ मीडियम divided by mu of air will be equal to inversely proportional to lambda of air divided by lambda of medium। mu of air होता है अप्रॉक्स 1 के बराबर, तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ अ मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा इन एयर, यानी वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ मीडियम की जगह पे लैम्डा ऑफ एयर इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम इनटू स्मॉल डी, और जबकि यहीं पे ये एयर में फर्स्ट केस में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रिंज विड्थ होगा वो मीडियम में वो इनिशियल वैल्यू का यानी कि बीटा इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगा। तो बीटा ऑफ एयर आपको दे रखा है यानी फ्रिंज विड्थ इन द एयर दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर, और म्यू ऑफ मीडियम आपको दे रखा है 4/3, तो ये हो गया 0.9 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर, दैट इज विल बी इक्वल टू 0.225 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, Which of the following statements regarding a specific heat capacity of a substance are correct? देखिए पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करें तो देखिए जानते हैं Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी। इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट की बात करें, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius is called the specific heat, जो कि C इक्वल हो जाता है Q के अगर M की वैल्यू को 1 ले लिया जाए। देखिए यहाँ पे इफ M का वैल्यू अगर 1 हो, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू अगर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन की बात करें हम लोग, तब यहाँ पे C जो इक्वल होता है वो Q के बराबर। जैसे ही ये मास यहाँ पे यूनिट मास लिए तो ये मास से तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस से भी इंडिपेंडेंट हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट, शेप ऑफ द सब्सटेंस से भी इंडिपेंडेंट, बॉडी से इंडिपेंडेंट, लेकिन ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, क्योंकि नेचर ही को बारे में बताएगा ये क्यू, तो यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे 3। और अगर बात करें तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, रिमेंबर चेंज इन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, बट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ये स्पेसिफिक हीट डिपेंड करेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो जहां पे सेकंड और ये थर्ड आपका ऑप्शन वही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट,
170 क्वेश्चन नंबर, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज बेटर दैन द अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो ये जानते हैं कि ये बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिले। क्योंकि आपको जानते हैं ये वैल्यू, ये P है रेजिस्टेंस का, ये Q है, ये R है, ये S है। अगर इस पॉइंट को A और B बोल दें तो यहाँ पे इफ़ बैलेंसिंग कंडीशन में इफ़ P बाई Q का रेशियो इक्वल हो जाए R बाई S के रेशियो से, तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर होता है 0, यानी कि पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। चूँकि ये बैलेंसिंग ऑफ लेंथ के ऊपर बेस होता है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे पोटेंशियल कोई सेल एक्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसका EMF V, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर गिवन होगा, तब भी इस यहाँ पे इस कंडीशन पे, यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पे इसके वोल्टेज को आप यहाँ से रिप्लेस भी कर दो या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अगर चेंज करे या वेरी करे, तब भी इस कंडीशन को ये अल्टर नहीं करता। इट मीन्स नल मेथड के ऊपर बेस्ड होने की वजह से इसकी रीडिंग ऑलवेज यहाँ पे एरर फ्री होता है, यानी कि मिनिमाइज एरर यहाँ पे मिलेगा आपको इस कंडीशन में। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नल मेथड, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। अगर यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग, इसका एप्लीकेशन जो स्ट्रेन गेज पता करने में, लो वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने में, इवन टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू पता करने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 171 question number, an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 2 kg moves with a speed of 12 meter per second and the second part of mass 4 kg moves with a speed of 8 meter per second. If the third part flies off with speed 5 meter per second, then its mass is। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन में दे रखा है, फिर एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन ऑलवेज ड्यू टू इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो यहाँ पे दो इसके जो पार्ट्स थे फ्रैगमेंट्स के, वो दोनों पार्ट्स ऐसे फ्लाई किए कि वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे है। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं ये V1 है, ये वैल्यू V2 है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो पूछा 3 फ्रैगमेंट्स जिसका स्पीड यहाँ पे V3 दे रखा है, तो इसका मास क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम COLM की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। चूँकि यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन नहीं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, नहीं पता कि ये किधर जा रहा है, ये किधर, और इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। लेकिन इनिशियल में कैसा था, ये रेस्ट पे था, चूँकि एक्सप्लोजन होने के बाद ही फ्रेगमेंट्स में बटा, तो ये मिल गया 0। मान लेते हैं फर्स्ट का यहाँ पे मोमेंटम हो गया P1, दूसरे का मोमेंटम यहाँ पे P2, तीसरे का मोमेंटम यहाँ पे P3 का सम मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर। तो क्या यहाँ से हम लोग P3 को लिख सकते हैं, P3 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर। अगर यहाँ पे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो यहाँ पे P3 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ P1 प्लस ऑफ P2 लिख ले रहे हैं ऐसा। अगर मॉड की बात करें तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, M3 इंटू V3 विल बी इक्वल टू मॉड लिए, नेगेटिव साइन हट गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस ऑफ P2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2P1 P2 cos 90 0, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 90, तो ये हो गया 0। तो ये मिला आपको M3 इंटू V3 विल बी इक्वल टू P1 बराबर लिखेंगे आप यहाँ पे M1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 इंटू V2 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखा है, तो अंडर रूट M1। अब मास आपको यहाँ पे दे रखा है, देन गो ऑफ द फर्स्ट पार्ट हैज़ द मास 2 एंड विद अ स्पीड ऑफ 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस सेकंड का यहाँ पे M2 का मास दे रखा है 4 kg, ये M2 लिखा हुआ है, इसका मास आपको दे रखा है 4, इसका वेलोसिटी आपको दे रखा है, इसका वेलोसिटी दे रखा है 4 kg का 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको M3 आपसे पूछ रहा है और V3 आपको दे रखा है 5, लास्ट में आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से फिर से लिखे इसको, M3 इंटू 5 विल बी इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास 24, देखिए 12 इंटू 24, तो ये आ गया 24 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया 32 का स्क्वायर। तो देखिए M3 इंटू 5 इक्वल टू, ये हो गया अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज देखिए यहाँ पे पुट किए,
तो ये हो गया 5 इंटू M3 विल बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट 576 प्लस 32 का स्क्वायर हो गया 1024, तो 5 इंटू M3 विल बी इक्वल टू ये आ गया अंडर रूट 1600 का मतलब इसको लिख सकते हैं 40, तो M3 का वैल्यू आ गया आपके पास 8 kg के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 172 क्वेश्चन नंबर, a charged particle of mass 2m and charge q by 2 travels on a circular path of radius 2r that is perpendicular to the magnetic field b by 2. The time taken by the particle to complete one revolution. देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m स्पीड v से रेडियस r में रिवॉल्व करना शुरू करता है जो कि परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिखते हैं r इक्वल टू mv/qb। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ से अगर सारी वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो अब देखिए दे रखा है रेडियस आपको दे रखा है 2r, तो यहाँ पे लिखे 2r विल बी इक्वल टू मास दे रखा है आपको 2m, तो यहाँ पे 2m लिखे, स्पीड आपके पास v है डिवाइडेड बाई यहाँ पे q चार्ज दे रखा है आपको q/2 और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है b/2। ये देखिए ऐसा सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिला आपको v इक्वल टू ये 4 ऊपर चला गया ये 8 हो गया, तो r इक्वल टू 2 से 2 कट हो गया, तो ये 4 इंटू m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो ये देखिए यहाँ से v मिल गया, तो v विल बी इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई 4m। स्पीड क्यों पता किए, क्योंकि टाइम पीरियड पता करने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड, तो यहाँ से लिखे 2 इंटू पाई और r का वैल्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2r दे रखा तो 2r लिखे डिवाइडेड बाई स्पीड का वैल्यू आ गया क्यू बी आर डिवाइडेड बाई 4m, डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ r से r कट हो गया, ये 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 4, यहाँ ये 4 इंटू 2 ये आ गया 16 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, बिकॉज r से r कट हो गया, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 173 question number, the radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through a point L/3 away from the center of the rod and perpendicular to it। मान लेते हैं सपोज अगर यहाँ पे एक ये रॉड है जिसका टोटल लेंथ L दे रखा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है ये पोर्शन, तो इस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर L/3 डिस्टेंस पर एक एक्सिस पास कर रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से L/3 डिस्टेंस पर एक एक्सिस जिसको बोल देते हैं A, जबकि ये हो गया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, और जबकि इसका टोटल लेंथ दे रखा है, तो इस पॉइंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बात करें, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ md², ये फार्मूला हम जानते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग फ्रॉम अ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ml²/12, तो इसको लिख लिए ml²/12 प्लस मास पूरे कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, जिससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है L/3 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिला ml²/12 प्लस ml² डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे क्या करें 36 को कॉमन ले लें, तो ये आ गया आपके पास 3ml² प्लस 4ml², तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए आपको मिल गया, अबाउट ए ये वैल्यू आ गया आपके पास 7/16 ऑफ ml² विल बी इक्वल टू mk², रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर, m से m कट हो गया, तो क्या यहाँ से आप k लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी इक्वल टू √7 इंटू L डिवाइडेड बाई 4, चूँकि यहाँ से स्क्वायर कट हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया सॉरी यहाँ पे 36 था, ये देखिए इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ये देखिए 7ml² डिवाइडेड बाई 36, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसका फिनिश होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 के बराबर, √6, 36 का 6 हो गया, तो ऑप्शन हो गया 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular loop of radius 0.2 cm lies parallel to much bigger circular of radius 30 cm. The center of the small loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their center is 20 cm. If a current of 5 ampere flows through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर पैरेलल टू द मच बिगर सर्कुलर लूप. देखिए एक यहाँ पे स्मॉलर लूप है, ठीक पैरेलल में यहाँ पे प्लेस्ड है एक बिगर लूप. मान लेते हैं इसका रेडियस है यहाँ पे स्मॉलर और इसका रेडियस मान लेते हैं ये कैपिटल आर. ये कैपिटल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, जबकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन को मान लिया यहाँ पे डी दे रखा है. मान लेते हैं यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज स्मॉल डी. तो यहाँ पे दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, वो भी दे रखा है. करंट ऑफ 5 एम फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, तो यहाँ से इससे करंट फ्लो कर रहा है आई. अगर हम लोग बात करें तो क्या ये वाला जो बिगर लूप है ये क्या स्मॉलर लूप के एक्सिस पे रखा है, तो जिसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर कितना होता है. तो किसी भी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. पहले फार्मूला यूज़ किए. अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो इससे पास होने वाला यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स को क्या आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू बी इंटू ए. और मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा यहाँ से मिलेगा आपको, स्मॉलर लूप की वजह से. और यहाँ पे जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू द यहाँ पे लार्जर लूप की वजह से लिखेंगे. तो फ्लक्स की बात किए तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी का वैल्यू पुट किए यहाँ पे म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा तो म्यू नॉट आई करंट में दे रखा है, इनटू इसको माने हम लोग स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसके स्मॉल आर स्क्वायर लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2. डिस्टेंस के यहाँ पे डी स्क्वायर लिखे प्लस स्मॉल आर स्क्वायर लिखे कि पावर 3/2 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख लिए. सारी वैल्यूज़ को फिर से पुट कर रहे हैं. फाई इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5 एम्पियर, तो 5 लिखे. इसका रेडियस आपको दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर तो इंटू 10⁻⁻2 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए डिवाइडेड बाई यहाँ पे फिर देखिए 2 लिखे. क्या है इसको 0.2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का स्क्वायर रेडियस दे रखा है, और जबकि सेपरेशन आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर. तो 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लिखे और इस पूरे की पावर आ गया 3/2. सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू यहाँ पे पाई लिखे. और आर जो रेडियस दे रखा है बिगर लूप का वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 लिख लिए का होल स्क्वायर. चूंकि स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लिख लिए. अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो देखो ये वाला जो वैल्यू आपको दे रखा है ये वाला है 2 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं. तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ का जो वैल्यू है ये स्मॉलर हुआ कि नहीं 2 इंटू 10⁻1 से. अगर ये स्मॉलर हुआ तो उसका स्क्वायर तो और स्मॉलर होगा, तो इस टर्म को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्टेड. किस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में. जैसे ही नेग्लेक्ट किए तो सारी यहाँ पे वैल्यूज देखो लिख लेंगे. तो फ्लक्स फाई इक्वल टू, तो 5 विल बी इक्वल टू, फिर सारी वैल्यूज देखिए यहाँ पे ये हो गया 5 इंटू 4 हो गया 20, और यहाँ पे बचा आपके पास 6. तो यहाँ लिखे 2 इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज पाई इंटू पाई मिलके पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻, यहाँ पे बचा -6 इंटू. अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 और 10 यहाँ पे -6. अब इसको लिख लेंगे 0.2 लिख लिए. देखिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू क्या यहाँ पे 30 और ये आ जाएगा आपके पास 3, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो बचेगा यहाँ पे 3, तो इसको 9 लिख लिए इंटू 10⁻⁻2 लिख लिए इसको डिवाइडेड बाई. अच्छा यहाँ पे 10⁻⁻4 भी आएगा, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे -4 को ऐड करके यहाँ -6 लिख लेते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाई. अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे ये 2 है तो 2 लिखे, इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो बचा आपके पास ये, तो बचा क्या आपके पास भाई 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर की पावर 3/2. तो 2 से 2 कट हो गया, ये भी वैल्यू कितना आ गया 0.2, तो इसको देखो 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू
0.2 इंटू 0.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई, क्या यहाँ से 2 से 2 कट गया तो किसको भी लिख सकते हैं क्या आप 0.2, बिकॉज 2 से 2 कट होगा, 0.2 इंटू 0.2 ऐसा लिख लिया। तो देखिए दो 0.2 कट हो गया, पाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3.14 उसको भी लिख लिया हम लोग यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व किए तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू आया, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स में 4.4 इंटू 10 टू द पावर -10 वेबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 175 question number. A prism has a refracting angle of 40 degree. When placed in the position of minimum deviation, it produces a deviation of 20 degree. The angle of incidence. देखिए in case of minimum deviation की बात करें तो delta min will be equal to 2i minus a. According to question, minimum deviation दे रखा है आपको 20 डिग्री, विल बी इक्वल टू 2i, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है माइनस, जबकि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 40 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया 2i विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो i एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 30 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (176) A string 3 meter long and fixed at its end is driven by a 224 Hz vibrator. The string vibrates in its fourth harmonic mode. The speed of wave x meter per second. Find the x. देखिए 3 मीटर है जिसको फिक्स किया गया दो पॉइंट के लॉन्ग, ऐसा यानी कि ये फिक्स्ड कंडीशन में ऐसा। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे 4, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे 4 बन रहे हैं ऐसा, ये देखिए 4। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4। तो फार्मूला जानते हैं f विल बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 2L। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है आपको 224 विल बी इक्वल टू 4 ऑफ हार्मोनिक, तो 4 लिखे, v पूछ रहा है आपसे 2 और लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर के बराबर। यहाँ पे 3 मीटर तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ से आ गया, तो v इक्वल टू ये वैल्यू आपको मिला 112 इंटू 3 के बराबर, बिकॉज यहाँ 2 से 2 कट हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो v का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6 और ये हो गया 3। तो वेलोसिटी आ गया आपके पास 336। तो v विल बी इक्वल टू 336 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, 177 क्वेश्चन नंबर। द इंजन ऑफ अ व्हीकल डिलीवर्स कांस्टेंट पावर। पहला शब्द आ गया कांस्टेंट पावर। इफ द व्हीकल इज मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन देन इट्स वेलोसिटी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी इंक्लाइंड सरफेस की बात करें, ऐसा एक यहाँ पे व्हीकल है, मान लेते हैं ये एक व्हीकल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको मूव करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इंक्लाइंड सरफेस पे इसका वेट का कंपोनेंट आ जाएगा थीटा की वजह से mg साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ़ अगर यही f ग्रेटर देन हो जाए mg साइन थीटा से, जैसे mg साइन थीटा से बड़ा होगा तो ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो इसका स्पीड भी इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज किया तो हम लोग जानते हैं जो पावर होता है, पावर विल बी इक्वल टू f इंटू वी, तो पावर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ सेकंड कंडीशन की बात करें कि इफ़ अगर यही फोर्स लेस देन हो जाए mg साइन थीटा से, mg साइन थीटा से लेस देन होने की वजह से अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर आप यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर ये डिक्रीज किया तो पावर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटार्ड करना शुरू करेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है आपको कांस्टेंट पावर। अगर कांस्टेंट पावर दे रखा है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब f का वैल्यू हो जाए mg साइन थीटा के बराबर, यानी कि इसको आप स्लोली ड्रैग आउट कर रहे हैं। जैसे ही ये वैल्यू इसके बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे पावर बराबर जो हम लोग लिख रहे हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर यहाँ पे कांस्टेंट है ही है, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट,
178 question number. A step-up transformer operates on a 220 volt line and supplies a current of 3 ampere. The ratio of primary and secondary windings is 1:15. The current in the primary. देखिए हम लोग जानते हैं अगर रेशियो लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, बट करंट यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें 15:1 विल बी इक्वल टू IP। यहाँ पे देखो IP आपको दे रखा है 3 एम्पियर में, सॉरी IP पूछा, सेकेंडरी में आपको दे रखा है, ये IP हम लोग लिख लिए, और सेकेंडरी में करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया, ये 3 एम्पियर है, तो IP प्राइमरी में करंट विल बी इक्वल टू 15 × 3 दैट इज 45 एम्पियर। तो ऑप्शन विल बी 4। Next. (179) question number. If v velocity a by t square plus bt power 4 where v is the velocity, t is the time, the dimensional formula of a and b. देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये बेस्ड होता है ये बेस्ड होता है होमोजेनियस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये तभी पॉसिबल होगा जब डायमेंशन a बाई टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल हो बी टी की पावर 4 के डायमेंशन के, जो कि इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v के। प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में a बाई टी स्क्वायर को इक्वेट करा दिए v से, वेलोसिटी v से, तो क्या यहाँ से a इक्वल टू लिख सकते हैं v इंटू टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन, तो LT-1। यहाँ पे ये t दे रखा तो इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया l इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू LT। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड की बात करें तो फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे b इंटू टी की पावर 4 डायमेंशन ऑफ b t पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू v। तो डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू v इंटू टी टू द पावर -4 का डायमेंशन, जो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे LT-1 इंटू T-4। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास L इंटू T-5 के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू LT-5। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट। (180) question. The electric field at a point on a equatorial line of a dipole and direction of the dipole moment. देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे डाइपोल एक कॉम्बिनेशन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का है, -q +q, कुछ दूरी पर सेपरेटेड, एक फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज 2l पे सेपरेटेड, ये इसका सेंटर पर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसके ठीक इक्वेटोरियल यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर पे पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोर्शन पे ये होता है E=KP डिवाइडेड बाई x³। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, तो विल बी अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन विल बी 3। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन स्पॉट टेस्ट का। इसमें देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था। तो अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूला का रिवीजन अगर करते रहेंगे तो क्वेश्चन का अप्रोच आपको मिलता जाएगा, और होप्स आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।